प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके जी, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में जो है रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है और बताते चलना चैट सेक्शन में अगर पहले से कोई अलग डिफिनेशन याद होगा तो। देखिए पहला नंबर सवाल जो है पूछा गया है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो किसे कहते हैं, ये बताओ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग रवादार ठोस भी कहते हैं। देखो यहाँ आंसर भी दिया गया है, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण जो है, अवयवी कण क्या हो सकता है, या तो अणु होगा, परमाणु होगा या फिर आयन होगा, एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति में हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इतना को अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख देते हो बच्चों तो आपका 2 नंबर कोई काट नहीं सकता। इसलिए एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना है, तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बच्चा पढ़ने लिखने वाला एकदम लिख दिया है अच्छे से। अगर पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल भी लिख देना, एकदम मजा आ जाएगा। हीरा हो गया, उसके बाद कौन सा होगा, ग्रेफाइट भी हो जाता है, उसके बाद कौन सा होता है बच्चा पार्टी, नमक भी हो जाता है। ये सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। इसको भी लिख देना तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, वैसे भी बच्चों अब जो है हमारा सुबह में 6 बजे डेली सब्जेक्टिव का क्लास होगा, तो आप लोग का बहुत ही डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव का क्लास का ही नहीं हो रहा है, तो लो ना भाई लेके आ चुके हैं। देखो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपको सारा करवा देंगे सब्जेक्टिव का। चलो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमने पहले भी कर चुका है, लेकिन उसमें क्या होता है उस दिन नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास अच्छे से नहीं हुआ, तो हमको लगा कि बच्चा पार्टी को इसकी जरूरत है। देखो दूसरा नंबर सवाल है कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। देखो इतना आसान शब्दों में लिखा गया, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इतना लिख देना भाई, इतना ही काफी है, क्योंकि 2 नंबर आपको मिलेगा। ये मत करना कि 2 नंबर में पूछा है, मानो कि कुछ वो पूछ दिया सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो ऐसे मत लिख देना, एकदम लिखते जाना लिखते जाना, एक पन्ना भर देना, वो गलत बात है। बस इतना को लिख देना, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये तो अभी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया त्रिज्या अनुपात क्या होता है, बस इतना लिख दो। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इतना लिख के चले आना, आपका सही हो जाएगा। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए दिया गया, देख सकते हो। द रेशियो ऑफ द रेडियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड, क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ रेडियस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, शॉर्ट की डिफेक्ट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टल जालक से वह वाला शॉर्ट हो जाता है। देखो ना भाई, जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या होते हैं, निकल जाते, एकदम गायब हो जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, और यही पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो आप लगा दोगे शॉर्ट की दोष में। क्या, शॉर्ट की दोष में। और एक चीज और भी याद रख लेना, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर को जरूर याद कर लेना आप लोग। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है कि फ्रेंकल दोष क्या है। हाँ फ्रेंकल दोष भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो जब क्रिस्टल जालक से, वही को ऐसे करके लिख देना, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, उसी में कहीं पे जाके अटक जाता है, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व अपरिवर्तित रहते, इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना को लिख देना आप लोग। ओके चलो बच्चा पार्टी समझ आ रहा है, क्लास बताते चलना चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। अब तो हमारा डेली सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, तो अब घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
फिफ्थ नंबर सवाल है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है। तो हमने बता चुका है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बताया हमने? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेन देन नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, तीसरा होता है परासरणी दाब और चौथा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको लिख लो, अच्छे से याद कर लेना, बस इतना को लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए बच्चों अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से याद करते चलना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐड किया गया है, उसके बाद सारे चैप्टर्स को हम बारी बारी से करते चलेंगे। देखो 6 नंबर सवाल जो है वो पूछा जा रहा है क्या, देखो हेनरी के नियम को लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है? देखो किसी द्रव में किसी गैस के विलेयता गैस के आंशिक दाब का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, यानी कि P बराबर क्या है? KHX है। तो P बराबर यानी कि लिख सकते हो X होता है, ये क्या है? KH हमारा क्या होता है? हेनरी का नियतांक होता है, यहाँ पे दिया भी गया है। X क्या होता है? द्रव में गैस की विलेयता है, और P क्या है? गैस का आंशिक दाब है। इतना को लिख देना। उसके बाद अगर राउल्ट का नियम पूछता है तो P बराबर क्या होता है? P नोट X होता है। ये क्या है? ये राउल्ट का नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में आया निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम के लिए सही है? तो P बराबर P नोट X होता है राउल्ट का नियम, और P बराबर जो KHX होता है ये होता है हेनरी का नियम। दोनों को अलग अलग तरीके से याद कर लेना आप लोगों के। चलो 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखो आपके सामने है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बताओ क्या होगा? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलायक के विलियन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू एम होता है। इसको भी लिख देना आप लोग, ऐसे करके घेर देना भाई, एकदम हाईलाइट कर देना, जिससे कि पता चले कि भाई एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखे हुए हो। ओके, चलो 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। 8 नंबर सवाल है, आदर्श तथा अनादर्श विलियन क्या है? बताओ। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? आदर्श विलियन क्या होता है? वैसा विलियन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलियन कहते हैं। क्या बताया हमने? वैसा विलियन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलियन कहते हैं। जबकि अनादर्श विलियन क्या होता है? वैसा विलियन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलियन कहा जाता है। इतना को लिख देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, इसमें क्या होता है? डेल्टा एच मिक्स बराबर क्या होता है? इसमें डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स बराबर भी 0 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, सेल स्थिरांक क्या होता है? देखो सेल स्थिरांक है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे हम लोग जी नोट के द्वारा डिनोट करते हैं या फिर के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो जी नोट बराबर हमारा क्या होता है? एल बटा में ए होता है, या फिर डी भी लिख सकते हो, एल या क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। यहां से अगर निकालते हो बच्चा पार्टी तो हमारा जो होगा लंबाई का सेंटीमीटर में लिखना पड़ता है और बटा में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर काटते हो तो हमारा क्या बचता है? 1 बाय सेंटीमीटर बचता है। इसी को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों देखो सोचने वाली बात यह है कि याद रखोगे सेल स्थिरांक का मात्रक पूछे तो इतना को अगर लिख देते हो तो आपका मात्रक निकल जाएगा यहां से, क्योंकि हमने निकाल के बता भी दिया। और जी नोट बराबर एल बटा में ये तो आप याद तो रखना ही पड़ेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो बताओ सेल स्थिरांक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके, चलो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये दोनों को। चलो आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व पूछा गया है, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है। कप्पा किसे कहते हैं भाई? के से डिनोट करते हैं, वही कप्पा है। और इसका मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। ये भी आप लोग लिख लो। मात्रक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वैसे मात्रक नहीं भी लिखोगे सब्जेक्टिव में तो चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो और भी लगेगा भाई अच्छे से लिखे हो आप लोग, इसलिए इतना को लिख दोगे तो काम हो जाएगा आप लोगों का। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कहते हैं, देख लो, जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 एम तथा 298 केल्विन हो तो निर्धारित विभव जो कहलाता है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। याद रखिएगा, 2 नंबर में आ सकता है, वैसे इसका चांस बहुत कम होता है, लेकिन हाँ आ जाएगा तो छोड़ के भी नहीं आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मान सकते हो भी जितना भी लगा उतना कम है भाई, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो हमने लिखा क्या है, देखो हमने लिखा है वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हमने क्या बताया? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बोले सर ये समझ नहीं आया, तो एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात मतलब क्या है? ये स्क्वायर या फिर जो भी पावर होता है उसका। देख लो, इस पे 3 पावर है, उस पे कितना 2 पावर है, यही इसी का योग क्या होगा? 3 + 2 = 5 होता है, यही हमारा क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। देख लो, अभिक्रिया की कोटि बराबर 5 यहाँ पे दिया गया, समझ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बताओ आप लोग। शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है, देखो शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स और द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है तीनों, इसलिए इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। 14 नंबर सवाल पूछा क्या गया? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? भौतिक अधिशोषण जो होता है, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु जो है वांडर वाल्स बलों जैसे कमजोर बल के द्वारा चिपके रहते हैं, उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, जरूर याद रखोगे आप लोग। अगर इसी प्रकार हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन हो तो जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु जो है रासायनिक बंधनों जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होता है ये क्या होता है बताओ। तो एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को कम भी करता है और बढ़ाता भी है, तो ये भी आप लोग याद रख लो। वैसे एक प्रश्न और भी आता है आपके एग्जाम में, वैसे इसमें हमने 15 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था, चलो एक और लिख ही देते हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। चलो देखो, पहला ये पूछा जाता है कि विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है बच्चा पार्टी, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में, इसका नोट्स आप लोग बना लेना। ओके, विटामिन ऐसे लिख देना, उसके बाद ऐसे लाइन खींच देना। उसके बाद देखो एग्जाम में क्या करना है, ऐसे नीचे भी एक लाइन दे देना, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि भाई एकदम सजा के लिखा है। विटामिन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रुको, काला, हाँ। अब ऐसे कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे लिख लो, ऐसे कार्बनिक पदार्थ क्या होता है बच्चा पार्टी? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि, जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए जैविक क्रियाओं के लिए
आवश्यक होता है, कि क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। इतना को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन कहते हैं। देख लो भाई, एकदम स्पीड में लिखे, राइटिंग भी नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं। इतना को लिख देना, विटामिन भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विटामिन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बच्चा पार्टी? विटामिन को दो वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया बच्चा पार्टी? वर्गीकृत, यहाँ पे कृत हो जाएगा, वर्गीकृत किया गया है। जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। तो इस क्लास में हमने किया 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज के क्लास का नोट्स भी बना लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे आप अपना ध्यान रखिएगा।